नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य क्षेत्र का एक जिला मैहर, नया जिला है, नई अपॉर्चुनिटीज, नए तर्क, नए लोग और एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से नई है। आज हमारे साथ इस बातचीत में हमारे खास मेहमान हैं मैहर जिले के एसपी अवधेश प्रताप सिंह। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, नया जिला है इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब किसी ऐसे जिला जिसका एस्टेब्लिशमेंट अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, क्या चुनौतियाँ, क्या चैलेंजेस और किन चीज़ों को प्राथमिकता में रख कर आप काम शुरू कर चुके हैं? जब भी कोई नई इकाई बनती है तो सबसे पहले आपका जो बेसिक काम होता है, आधारभूत काम होता है कि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना, संसाधन है उनको एकत्रित करना, बल को सही जगह से संयोजित करना, ताकि व्यवस्थित रूप से हम अपना बेसिक काम कर सकें। उसके बाद ही कुछ आगे की अतिरिक्त चीज़ें हम सोच पाते हैं, कर पाते हैं। लगभग 2.5 वर्ष इस जिले के गठन को हो चुके हैं। मुझसे पहले एक पुलिस अधीक्षक पहले रह चुके हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी प्रगति हो चुकी है, अभी भी कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं। कंट्रोल रूम जिले का वो बनकर लगभग तैयार है, पुलिस लाइन का निर्माण चल रहा है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का नवीन भवन का भी कार्य चल रहा है, जो लगभग इस वर्ष के अंत तक संपादित हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वाइज इस वर्ष के अंत तक हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे और जो सभी व्यवस्थाएं हैं उनको हम और अच्छे तरीके से संचालित कर पाएंगे। सबसे पहले विभिन्न शाखाओं को हमें यहाँ पर एस्टैब्लिश करना पड़ता है पुलिस अधीक्षक कार्यालय की, वो भी कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ अन्य चीज़ों पर काम चल रहा है, वो भी शीघ्र पूर्ण कर ली जाएंगे। अच्छा, चूँकि कंस्ट्रक्शन मोड में है हर चीज़ आपने कहा, तो बड़े चैलेंजेस इसके भी रहते होंगे कि नया जिला बना है, पहले एक सीमा का विवाद शुरू हो जाता था कि जैसे नया कुछ भी डेवलप हो तो फिर धीरे धीरे करके कुछ चैलेंजेस तो रहते हैं। तो बेसिकली जैसे फोर्स को लेकर, बल को लेकर डिपेंडेंसी रहती है कि जिस जिले से अलग हुआ पहले उस पर रहती है, उस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं? जब भी नया जिला बनता है, जैसे पांडुरना, मैहर, मऊगंज, ये सभी नए जिले मूल रूप से एक बड़े जिले से कट कर आए थे। तो जिस प्रतिशत में पुलिस स्टेशंस विभाजित हुए, उसी प्रतिशत में बल का विभाजन भी हुआ। परंतु सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट 2 हो चुके होते हैं। तो जो बेसिक इस्टेब्लिशमेंट में है, ऑफिस में है, कोर्ट्स में है, जो वो अतिरिक्त बल आपको लगाना पड़ता है। नया बल मिलने में आपको समय लगता है। तो जो आपका बल है उससे ही अधिकतम आपको काम करना होता है। लेकिन इतना हमारे बीच में समन्वय होता है, चूँकि जैसे मैहर जिले की जो पेरेंट जिला जिसको हम कहते हैं वो सतना है और हमेशा एक लगाव रहता है मूल जिले से। तो जब भी हमें आवश्यकता पड़ती, सतना बहुत पास है, यदि अतिरिक्त बल की आवश्यकता पड़ती तो सतना हमें हमेशा बल भी प्रोवाइड करता है, संसाधन प्रोवाइड करता है। और स्वाभाविक रूप से पुलिस महानिरीक्षक रीवा हैं, उनके ही अंडर में सारे जिले हैं। तो जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है बड़े त्योहारों पर हमें बल उपलब्ध हो जाता है, तो काम करने में कहीं कोई परेशानी नहीं आती। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर विंध्य से या फिर ये कहें रीवा से कनेक्टेड रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन के समय वो सैनिक स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी है, तो सोशली कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, मैं अपनी खुशनसीबी कहूँगा कि मेरी एजुकेशन सैनिक स्कूल में हुई है और इस नाते बघेलखंड के लोगों से कनेक्ट होने में बहुत मुझे आसानी हुई। मैं उनकी बात को समझ सकता हूँ, भाषा को समझ सकता हूँ, तासीर को समझ सकता हूँ। और चूँकि हम जनता के बीच में ही काम करते हैं, अधिकतम जो हमारा फोर्स है वो भी इसी क्षेत्र का निवासी है, तो आपस में जुड़ाव होने में बड़ा आसान हो जाता है। और जब आप जनता से जुड़ जाते हैं सीधे तौर पर, तो आपको जो ऐसे सोशल क्राइम्स हैं जहाँ समाज का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक होता है, वहाँ आपको बहुत आसानी मिल जाती है और बहुत सपोर्ट पब्लिक का आपको मिल जाता है। सर, अब दूसरी तरफ आते हैं। विंध्य लगातार सवालों के घेरे में इसलिए भी रहा कि बढ़ते हुए अपराध, ये सारी चीज़ें हैं। अब जब नया जिला बना तो यहाँ पर क्या स्थिति है और किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम के रेशियो में देखा गया कि पहले विंध्य बहुत आगे रहा, फिर प्रशासनिक सख्ती देखी गई, पुलिस की पॉजिटिव पुलिसिंग देखी गई, अवेयरनेस का भी फैक्टर आया। क्या स्थिति है अभी अपराधों को लेकर? किस तरह से टीम वर्क चल रहा है, या फिर कुछ चैलेंजेस अभी हैं, या फिर पूरा कोऑर्डिनेशन में धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? अपराधों में विशेष तौर पर तो मैं जो हमारे जो मारपीट के अपराध हैं, शरीर संबंधी अपराध हैं,
या संपत्ति संबंधी अपराध है उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी तो मैं नहीं देख रहा। जो रेशियो पूरे मध्य प्रदेश में है लगभग वही रेशियो इस क्षेत्र में भी है। इसके अलावा जो अन्य सोशल क्राइम्स हैं वो अवश्य बढ़े हैं, उस पर बहुत गंभीरता से काम किया गया है। अभी और ज़ोर से हम पूरे तरीके से इसमें और काम कर रहे हैं, हमको लगातार इसमें सफलताएं मिल रही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पूरी हमारी क्षेत्र की टीम एकजुट है। हम बहुत इसको सफलतापूर्वक सोशल क्राइम पर भी हम प्रॉपर कंट्रोल कर लेंगे। सर, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज जो विंध्य के साथ रहा वो रहा मेडिकल नशा। उस पर मैंने देखा कि पिछले 1-1.5 साल से एक मुहिम शुरू हुई। आईजी गौरव राजपूत उस पर लगे, हर जगह पहुँचे, नेक्सस तोड़ने की कोशिश शुरू हुई और विंध्य में ये बहुत पैर पसार चुका था। बाहर भी एक तरह से विंध्य के नाम पे ही था कि मेडिसिन का अगर नशा है तो विंध्य को पहले ही सामने कर दिया जाता था। उस पर भी बहुत तेज़ी से कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा है। क्या स्थिति है अभी? लोगों तक कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह के अपराध से लोग दूर हों? युवा कैसे बच पाएंगे? उसको लेकर क्या मैहर में प्रिपरेशन चल रही है? मेडिकल नशा एक बहुत बड़ी समस्या रही है विंध्य क्षेत्र में और इसमें पहले भी काम हुआ है, लेकिन पिछले 1-1.5 वर्ष से जब से वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक यहाँ पर पदस्थ हुए हैं तो सबसे जो बड़ी पहल उन्होंने की है कि उनके जो सभी जिले हैं, सभी जिलों को उन्होंने आपस में एक कर दिया है। आज हम एक दूसरे से हम स्वस्थ होड़ करते हैं कि मुझे बेहतर काम करना है, लेकिन कहीं भी एक दूसरे के प्रति हम अलग नहीं हैं। यदि खबर मुझे मिलती है कि सतना या रीवा में कहीं कोई पॉइंट ऑफ एक्शन करना है तो हम सीधे तौर पर वहाँ भी हम खबर कर देते हैं। तो पूरी की पूरी जोन की जो टीम है पहली बात तो एक है और सबके दिमाग में ये भर चुका है कि हमको इस काम को करना है। समाज में यदि हम कुछ लोगों को भी बचा पाए इस नशे की गिरफ्त में पड़ने से तो ये कर्म तो है ही, हमारे लिए एक पुण्य का काम भी है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। तो पूरी तन्मयता से इसमें सभी अधिकारी लगे हुए हैं। पिछले 1-1.5 वर्षों में बहुत तेज़ी से इस पर काम हुआ है। और एक और प्रमुख बात मैं आपसे कहूँगा कि ये क्षेत्र इसलिए प्रभावित रहा कि उत्तर प्रदेश का समीपी जो क्षेत्र है वो रीवा संभाग है और काफ़ी सारी सप्लाई जो यूपी तरफ में जो कफ सिरप बनते थे और वो हमारे यहाँ पहुँचते थे। हमारे यहाँ हमेशा एनडीपीएस में कार्रवाई होती रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एनडीपीएस की धाराओं में पहले कार्रवाई नहीं होती थी। ये मुद्दा हमारे पुलिस महानिरीक्षक जी ने इसको शासन स्तर पर उठाया, पुलिस मुख्यालय स्तर पर उठाया और फिर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर शासन स्तर पर उत्तर प्रदेश की शासन से समन्वय हुआ और वहाँ जो बड़े बड़े जो सप्लायर्स थे, निर्माता थे जो अवैध रूप से सप्लाई करते थे, यूपी में भी बहुत इसमें कड़ाई हुई और बड़े बड़े छापे पड़े। तो अभी आप देख रहे होंगे कि सप्लाई लगभग कम हो चुकी है, ना के बराबर है। अब खुलेआम जो चीज़ें होती थी वहाँ उत्तर प्रदेश से जो आती थी, हमारा पूरा जोर रोकने पर लगा रहता था, उसमें काफ़ी कमी आई है। मऊगंज के बहुत सारे अपराधों में जो मुझे जानकारी है उसमें उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े सप्लायर्स थे उनको मुलजिम भी बनाया गया, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे रीवा जोन के लिए है कि आज रीवा जोन की पहल पर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जो बहुत बड़ा वहाँ सप्लाई होती थी वो चेन ब्रेक हुई है, तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। छुटपुट अब वही घटनाएं हो रही हैं कि किसी ने यदि पहले से लाकर डंप किया हुआ है तो वो कहीं चोरी से या कहीं निगाह बचा के निकालता है तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करते हैं। सर, मैहर देश भर से श्रद्धालुओं का आना, माई शारदा की नगरी है और साल में 2 बड़े मेले होते हैं और कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उन चीज़ों को व्यवस्थित मैनेज करना, किसी तरह से कोई स्थिति खराब ना हो, उस बीच में अपराधियों पर भी लगाम लगाना, इन सब चीज़ों को जब आप फेस कर रहे हैं। एक बार जब आप पिछली बार बता रहे थे कि यहाँ पर जब चीज़ें शुरू हुई, मुझे कुछ दिन ही हुआ था आए हुए, और उन चीज़ों को मैनेज करना वाकई टास्क तो रहता है, लेकिन एक टीम वर्क से हो जाता है। क्या प्रिपरेशन रहती है? फ्यूचर में क्या प्लान है कि किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ेंगे, देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। मैहर का शारदा मंदिर हमेशा से श्रद्धा का केंद्र रहा है और वर्ष में 2 मेले नवरात्रि के बड़े होते हैं जहाँ प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख के अधिक संख्या में श्रद्धालु विभिन्न मार्गों से आते हैं। सबसे बड़ी परेशानी जो मैहर के साथ ये है कि
मंदिर जाने के लिए शहर के अंदर से ही होकर के एकमात्र रास्ता जाता है और कोई उसमें अंदर की तरफ कोई डाइवर्जन्स भी नहीं है। तो यदि एक साथ पब्लिक आती है तो कंजेशन बहुत हो जाता है। हमको ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट में काफ़ी उसमें परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलें रहती हैं। पहला मेला जब हमने देखा तो उसमें जो हमको कमियां नज़र आईं, हमने दूसरे मेले में उसमें काम किया। बस स्टैंड को हमने बाहर किया, जिससे जो बसें अंदर जाती थी, बस की वजह से छोटे वाहन उसके पीछे लग जाते थे, पब्लिक रुक जाती थी, जाम लगता था। इस वर्ष के मेले में, चैत्र के मेले में कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं बनी। बाहर के अवैध रूप से यहाँ पर सवारियाँ, जो ऑटो सवारियाँ आ जाते थे, उन पर जो वारदातें उनके माध्यम से हो जाती थी। बाहर से आने वाले जो अवैध रूप से ऑटो हैं, उनको हमने प्रतिबंधित किया। लोकल में ऑलरेडी हमारे पास 1500-1600 करीबन ऑटो हैं, उनको रोज़गार भी मिला और किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हुई। मंदिर के अंदर चूँकि बहुत ही छोटा सा इलाका है, गर्भगृह कम है, पहाड़ी छोटी है, तो वहाँ भी व्यवस्थित रूप से हम पब्लिक को सुरक्षित रूप से दर्शन 1.5 लाख के करीबन लोगों को हम प्रतिदिन करा पाए थे। चप्पे चप्पे पर हमने पुलिस रखी। भविष्य में इसमें माई शारदा लोक का निर्माण शीघ्र शुरू होने वाला है। उसके लिए काफ़ी विस्तृत योजना शासन स्तर से और विभाग से, स्थानीय जो प्रशासन है उसके समन्वय से इसमें काम प्रारंभ होने को है। उसके लिए बस स्टैंड तक तो बाहर जाएगा यहाँ का, तो जो ट्रैफिक की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा, कुछ जो रास्ते हैं कटनी तरफ और सतना तरफ, 2 रास्ते हाईवे से सीधे मंदिर की तरफ भी उसमें बनाए जाने का प्लान है भविष्य में, ताकि जिन लोगों को सीधे तौर पर मंदिर पहुंचना है और वापस जाना है, वो शहर के अंदर प्रवेश ना करते हुए सीधे बाईपास से मंदिर तक पहुंच सकेंगे। उससे ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगा। इसके अलावा चूँकि लगातार भीड़ बढ़ेगी तो भीड़ प्रबंधन एक बड़ा चैलेंज रहेगा, उस पर भी हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि हम आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रबंधन कर लेंगे। सर, मैहर में लिकर बैन है, लेकिन लिमिटेड अभी रिसोर्सेज के बाद भी दूसरे ज़िलों से आके लोग अवैध तरीके से शराब का कारोबार करना चाहते हैं और समय समय पर उस पर एक्शन होता भी रहा है। तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी पूरा एस्टेब्लिशमेंट मोड में है, बल भी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे, लेकिन इस तरह की शिकायतें, इस तरह के अपराधियों को ये कहा जाए कि जो ये नेक्सस चलाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन है और कैसे कार्रवाइयाँ हो रही हैं? मैहर नगरीय क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है, इस नाते यहाँ पर शराब प्रतिबंधित है। जब भी कहीं वैक्यूम क्रिएट होता है तो यह सही बात है कि लोग उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, अवैध रूप से लाभ अर्जित करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों से हमने लगातार इसमें कार्रवाइयाँ की हुई हैं। आबकारी विभाग भी अपना काम करता ही है और अतिरिक्त समय निकाल करके हम लोग भी इसमें उनके सपोर्ट करते हैं और अपनी तरफ से हम प्रत्यक्ष से कार्रवाइयाँ करते हैं। बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। पिछले दिनों हमने लगभग 500 लीटर एक जगह से हमने कार्रवाई की। इसके अलावा अभी 1 हफ्ते पहले लगभग 3 बड़े तस्करों को पूरी XUV 500 के साथ में उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। तो हम, ऐसा नहीं है कि वो छोटी छोटी बस कार्रवाई कर रहे हैं। यदि बड़ा भी कहीं ना कहीं कोई तस्कर है, वो भी हमारे टारगेट में, उस पर हम प्रहार कर रहे हैं। इतने वर्षों से लोग काम करते आए हैं। जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो ये स्वाभाविक है कि लोग उसमें अवैध रूप से घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे इरादे क्लियर हैं कि हम लगातार इस पर शिकंजा कसेंगे, काम करते रहेंगे उसमें। सर, एक सवाल ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया है मैहर में, सीमेंट प्लांट है, तमाम चीज़ें हैं। हाईवे में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट मैहर से निकलने वाले हाईवे में हुए। ट्रक जिस स्पीड से चलते हैं, इसको लेकर कोई आपके पास ऐसा प्लान है कि इस चीज़ को लेकर इंडस्ट्रीज़ के साथ भी डिस्कस हो, ताकि हाईवे के एक्सीडेंट्स रुकें? मैहर में कुछ इतने बड़े हादसे पहले हुए हैं कि मतलब दिल दहल गया लोगों का जब पता चला तो। और ये धीरे धीरे करके कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रक लोडिंग वाले ट्रक्स हैं उनके कारण होता है, कुछ बाहर से जो गाड़ियां आती हैं बड़ी रफ्तार में यहाँ से निकलती है, उसको लेकर कोई ऐसी पेट्रोलिंग या पुलिस ऐसी कोई व्यवस्था कि इस पर भी लगाम लगनी ज़रूरी है? जब हाईवे का निर्माण होता है, रोड्स अच्छी हो जाती है, स्वाभाविक रूप से वाहन की स्पीड बढ़ जाती है। सबसे जो बड़ी समस्या है वो कनेक्टिंग रोड्स जहाँ पर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से कनेक्ट हो रही हैं, वहाँ से यदि वाहन आ रहा है और यदि वो बिना देखे रोड पर आता है तो उसको टकराहट का सामना करना पड़ता है। बेसिक सिद्धांत ये होता है कि जो सीधा जाने वाला वाहन है, पहला अधिकार उसका है।
जो कनेक्टिंग रोड से लोग आते हैं उनका एक काम होता है कि वो रुकें, देखें दाएं बाएं, यदि रोड खाली हो तब वो मेन रोड पर आएँ। इसके लिए चूँकि नेशनल हाईवे पर प्रतिबंधित है, हम उसमें कोई भी हम उसमें बैरियर्स नहीं लगा सकते, कहीं कोई हम उसमें ब्रेकर्स नहीं बना सकते उसमें। तो कनेक्टिंग रोड्स पर काफ़ी हमने काम किया है। अभी जो हमारी सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें हैं उसके माध्यम से जो रोड एजेंसीज़ हैं, जो कनेक्टिंग रोड्स अंदर से गांव में आ रही हैं, उनमें हमने इसमें काम किया हुआ है। और जो हाईवे से अंदर शहर को जोड़ने वाले स्थान हैं, 3 जगहों पर इसमें अभी जो है ओवरब्रिज प्लान हो रहे हैं। तो वो अंदर जाने में हाईवे से जो टकराहट की संभावना बनी रहती है, उस पर भी काम चल रहा है इसमें। सर, एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। साइबर सुरक्षा बहुत चैलेंजिंग हो चुका है पुलिस के लिए भी। तमाम लोगों का ओटीपी के माध्यम से, अलग अलग तरीकों के माध्यम से हैकर्स पैसा उड़ा रहे हैं। पुलिस अपने अप्रोच से काम कर रही है। पहले एक बहुत बड़ा सेंटर था झारखंड का जामताड़ा, वहाँ विंध्य से पुलिस पहुँची, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हुई, लेकिन अभी भी साइबर हैकिंग, लोगों का पैसा उस तरह निकालना ओटीपी के माध्यम से, इस चीज़ पर बहुत लोग प्रोएक्टिव होकर हैकर्स काम कर रहे हैं। अवेयरनेस को लेकर सकारात्मक एक पुलिसिंग व्यवस्था जो है उसको लेकर कैसे लोगों को अवेयर करेंगे? कुछ ऐसे सेशंस प्लान हो रहे हैं क्या कि लोगों तक पहुंचा जाए जिनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, या लोगों को जागरूक किया जाए कि वो बचें? साइबर फ्रॉड से बचाव ही एकमात्र कारण है, क्योंकि जितना डिजिटल मोड में हम जा रहे हैं, ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं, उतना ही इसका लाभ जो हैकर्स हैं वो इसका उठाने की कोशिश करते हैं, संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो जागरूकता इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लगातार हमारे जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं शहरों में, नगरों में, विभिन्न थाना क्षेत्रों में। गांव-गांव तक ये चीज़ें हम जा रहे हैं इस संबंध में काम करने के लिए। अभी पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन की तरफ से एक जन चौपाल कार्यक्रम पूरे जोन में चलाया जा रहा है, और 28 तारीख को हम लोग एक साथ जोन के सभी थानों, पुलिस चौकियों में एक साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उसमें नशा मुक्ति, ट्रैफिक, साइबर फ्रॉड, महिला अपराध, इन सभी विषयों पर पब्लिक से हम सीधे बात करेंगे। अभी तक बड़े नगरों में हम कार्यक्रम करते थे, इन जन चौपालों के माध्यम से हम गांव-गांव तक जाएंगे। ऐसी पब्लिक जो सीधे तौर पर बड़े शहरों में नहीं रहती है, भोले भाले लोग हैं, अक्सर जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ओटीपी शेयर करना, अपने लिंक्स क्लिक कर देना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसके अलावा रूरल एरिया में आप बहुत सारी घटनाएं देखते होंगे कि लोग जेवर साफ़ करने वाले लोग आ जाते हैं, कुछ सोना निकालने वाले लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से भी धोखाधड़ी, बड़े गांव के लोग बड़े सीधे सच्चे लोग होते हैं, तो बहुत जल्दी इसे शिकंजे में फंसने के उनके संभावनाएं रहती हैं। तो हम लोग इन जन चौपाल कार्यक्रमों के माध्यम से गांव-गांव में कनेक्ट हो रहे हैं, और हमारी बृहद योजना है, इससे निश्चित रूप से साइबर फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी। सर, एक आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का। आप फिटनेस पर बहुत ध्यान देने की बात करते हैं, अपने डिपार्टमेंट में भी बात करते हैं कि फिट इंडिया एक चूँकि मूवमेंट ही चल रहा है, सरकार भी चला रही है, उस फिटनेस पर जोर देते हैं, लेकिन आपके विभाग में ही बहुत सारे लोग अनफिट नज़र आते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जिस जिले में रहा हूँ, कोशिश की है कि वहाँ के लोगों का खान पान सुधार लूँ, उनको फिजिकली एक्टिव कर लूँ। यदि हमारे लोग बीमार नहीं होंगे, फिट रहेंगे, तो वो अपने परिवार को भी काफ़ी खुशियाँ दे पाएंगे और विभाग में भी अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। इसलिए फिटनेस पुलिस मुख्यालय स्तर से और इकाई स्तर पर भी इस पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। तो मैं सभी को मोटिवेट करता हूं, बल्कि जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमारी क्राइम मीटिंग्स होती हैं, मैंने लोगों को जो खान पान के नियम हैं, आदतें हैं, उसके बारे में उनको अवेयर कराया, विथ लॉजिक कराया, कारण सहित कराया। और केवल विभाग नहीं, मैं अन्य जब भी पब्लिक में बात करता हूँ, स्कूल के बच्चों के बीच में बात करता हूँ, तो वहाँ कोशिश करता हूँ कि उनको जो फूड हैबिट्स हमारी, उसके बारे में थोड़ा अवेयर करें। और जो कोई भी एक्टिविटी हो, शरीर की कोई भी एक्टिविटी हो, 40 मिनट तक, कम से कम 24 घंटे में हमको उस एक्टिविटी से पसीना आना चाहिए, वो हम एक्टिविटी पर जोर देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग इसमें मोटिवेट हुए हैं और लोगों ने काम इस पर शुरू किया है। और स्वाभाविक है, आपके पास काम कम होता है, अधिक होता है, समय कम होता है, स्ट्रेस रहता है, तो खाने पीने के आपके जो समय है वो निश्चित नहीं है, नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती, एक समय बाद आपको लाइफस्टाइल डिसीजेस उसमें पकड़ने की संभावना बनी रहती है। तो उस पर भी हम कैसे निजात पा लें, कैसे हमारा जो तनाव है वो
प्रबंधन हम उसका कर सकें, कब हमें नींद पूरी ले लेना है, कैसे हमको अपने भोजन के समय को और भोजन की मात्रा को उसको नियमित कर लेना है, ताकि काम के साथ साथ इन चीज़ों को भी हम बैलेंस कर लें। ये हम कोशिश करते हैं सभी के बीच में लाने की, और उसके कुछ अच्छे परिणाम आने लगे हैं। काफ़ी लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे साथ मैहर जिले के एसपी अवधेश प्रताप सिंह सर थे, जिन्होंने बड़ी बारीकी से तमाम विषयों पर बात रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से मैहर में कानून व्यवस्था को लेकर वो काम कर रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्र में जहां पर सकारात्मक रूप से लोगों से जुड़कर पॉजिटिव पुलिसिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं, साइबर सुरक्षा को लेकर भी अवेयरनेस के लिए अब पंचायतों तक पहुंचने की कवायद शुरू हो रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।